हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आप लोगों को अवेल कराते हैं। तो यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे। और लेकिन यदि आपको हिंदी मीडियम के चाहिए तो भाई साहब वो भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हम आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा यदि मैं आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में बताऊं, सो स्टूडेंट्स हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं अवेल करने के लिए और अपनी स्टडी बढ़िया से और भी बेहतरीन बनाने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना है। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी, उसको आप क्लिक करिए और उस लिंक के माध्यम से आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स अवेल कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और यदि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को चैनल के बारे में बताऊं तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट विद एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम जितने भी कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, इसके लिए कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस या कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट एजुकेशन आप लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। और इसके लिए बस आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, राइट। तो जिन्होंने कर लिया भाई वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको बोल रही हूँ फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसी के साथ आइए फिर आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइक और शेयर करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं इस क्लास में, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो भाई, जल्दी से करो। फिर आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग अपने बिल्कुल आखिरी लेवल पर आ चुके हैं, मेरा मतलब कहने का है कि आखिरी चैप्टर पर आ चुके हैं, बिल्कुल लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा। तो भाई साहब इसको बहुत सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ इंटरेस्टिंग भी है, राइट। तो आइए इसको और अच्छे से हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लास्ट चैप्टर, मतलब यदि कंटिन्यूशन में देखें तो चैप्टर नंबर 13 पर है, और यदि आप एनसीईआरटी पार्ट बी बुक में देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 4 है, ओके। और इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑलरेडी इसका जो हम लोगों ने मतलब स्टार्ट कर ही दिया था ये चैप्टर, मैंने आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे दिया था, क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर होने हैं। और इसके अलावा मैंने आपको कैश फ्लो का मीनिंग एज वेल एज ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। तो भाई साहब जिसने भी क्लास अटेंड करी होगी उसको तो पता ही होगा कि कैश फ्लो का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बाकी फिर आइए आज हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का, और इसका नाम है इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो हम लोग ये थोड़ा सा अभी पहले थ्योरेटिकली कवर कर लेते हैं, सो दैट आपको कैश फ्लो का मीनिंग पता लग जाएगा बेटर तरीके से, ठीक है। तो आइए आज इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या जरूरत है, हम क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और भाई किसी ना किसी और हर चीज में देखा जाए तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो इसमें भी क्या लिमिटेशंस रह गई हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो जल्दी से पहले तो लाइक और शेयर का बटन दबा दो, फटाफट से दबाओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस हैं, क्यों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो चलो वो तो ठीक है, वो तो पढ़ ही लेंगे। पिछली क्लास में जो मैंने आपको मीनिंग बताया था, जरा मुझे वो बता दो कि मीनिंग क्या होता है कैश फ्लो का, जल्दी से बताओ, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यदि मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ड है वो है कैश फ्लो और स्टेटमेंट। क्या मतलब हो गया कि भाई साहब कंपनी में जो कैश का फ्लो हो रहा है उसको आप जिस स्टेटमेंट में शो कर रहे हो वो स्टेटमेंट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे कि आपने बैलेंस शीट भी पढ़ी है, बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, उसके एसेट्स एज वेल एज उसकी लायबिलिटीज को शो करता है। सिमिलरली वैसे ही एक बनता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 3 चीजें बनाते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो याद रखिएगा कैश फ्लो कोई अकाउंट नहीं है, कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है जो कंपनी में जो कैश का फ्लो हो रहा है उसको शो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैश का फ्लो? कैश का फ्लो मतलब जो कंपनी में कैश आ रहा है या कंपनी से बाहर कैश जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, तो जो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है और जैसे भी जा रहा है उसको हम जिस स्टेटमेंट पे शो करते हैं वो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने जनरली पढ़ लिया था, इतना इंट्रोडक्शन हमने समझ ही लिया था। आज उसके आगे से हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो एज यू कैन सी जो हमारी पहली इंपॉर्टेंस है वो क्या है? facilitates in ascertaining cash flow from operating, investing and financing activity। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैश फ्लो जो हम देखते हैं वो कंपनी की 3 एक्टिविटी से देखते हैं। कंपनी, हर एक कंपनी ये 3 एक्टिविटी परफॉर्म करती है, मतलब डेफिनेटली करती है। वो 3 एक्टिविटी कौन सी हो गई भाई साहब? वो 3 एक्टिविटी यदि हम देखें तो वो होती है पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी? हालांकि इन सबको डिटेल में भी पढ़ना है हमें, लेकिन मैं अभी पिछले सेशन में भी मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे भी फिर से बता दे रही हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, उस एक्टिविटी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो हर एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्टिविटी तो करता ही है, कुछ ना कुछ, है ना, बिजनेस एक्टिविटी करता है। तो उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से जो भी कैश आ रहा है या जा रहा है उसको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, असरटेन कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिंग, देखो हर एक बिजनेस अपना जो कैपिटल है, अपना जो अमाउंट है उसको रख के नहीं रखता है, बल्कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है ताकि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट हो, फ्यूचर में उसको रिटर्न मिले। ठीक है, तो उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के माध्यम से यदि कैश आ रहा है या जा रहा है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट हमारी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के, बिना पैसों के नहीं चल सकता। हर एक बिजनेस को भाई साहब पैसा चाहिए यदि उसको चल रहा है। जैसे कि हमारी बॉडी को ब्लड चाहिए, वैसे ही हर बिजनेस को कैपिटल चाहिए चलने के लिए, मतलब उसको पैसा चाहिए। बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो जैसे हर बिजनेस को पैसा चाहिए, तो बिजनेस के पास इतना पैसा तो हमेशा नहीं होता है, तो बिजनेस कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करता है। जैसे बैंक से लोन ले लेगा, किसी से बोरो कर लेगा, या जो भी है, जिस भी तरीके से वो ले रहा है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों एक्टिविटी के तहत कौन कौन सी बताई मैंने? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटी के थ्रू जब बिजनेस के पास कैश का फ्लो होता है, कैश का फ्लो मतलब बिजनेस के पास यदि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो वो कैश फ्लो हम शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो। क्या शो करता है ये? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड नेट चेंज इन कैश एंड कैश फ्लो। नेट चेंज भी हम देख लेते हैं कि चेंजेस क्या आए हैं। स्टार्टिंग में क्या कितना कैश था, एट द एंड ऑफ द ईयर तक कितना कैश हो गया, तो ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम चेकआउट कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर हमको ये आराम से पता लग जाएगा कि कितना कैश इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, इन तीनों अलग अलग एक्टिविटी से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जब हम कैश फ्लो बनाते हैं ना, जब हम कैश फ्लो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से हमारा कैश फ्लो बनता है जिसमें हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया गया वो शो करते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया। तो जो कैश फ्लो होता है वो इस तरीके से बनता है, तीनों एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो हुआ है वो हमको पता लग जाता है। ठीक है, तो यही इसकी पहली इंपॉर्टेंस है कि आपको कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो तीनों अलग अलग एक्टिविटी से हुआ है, दैट यू कम टू नो वेरी इजीली। ठीक है, दूसरा देखिए, फैसिलिटेट्स प्लानिंग। हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके हिसाब से ही तो हम बिजनेस के आगे की प्लानिंग करेंगे ना भाई। ऐसे हवा में मन से ही तो कर नहीं देंगे यार। जब हमको पता लगेगा कि यार बिजनेस में चलो इतना पैसा आता है और इतना पैसा जाता है, उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, राइट। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंस है हमारी। कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। देखो कैश फ्लो की हेल्प से क्या होता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से हमें ये पता लग जाता है कि पैसा कहां से आ रहा है, दैट इज सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या है, पैसा कहां से आ रहा है। दूसरा एप्लीकेशन, वो पैसा जा कहां रहा है,
है ना। तो ये आना और जाना, सोर्स ऑफ कैश फ्लो और एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लो, है ना, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ को जा रहा है। हमें पता लग गया कि यार हमारे पास बैंक से लोन आता है, हम लोन लेते हैं, उसकी हेल्प से हमारे पास कैश आता है, और हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हम कहाँ उस कैश को अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, वो भी हमें पता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड असेसिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं, यदि हमको पता है ना कि हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, यदि वो प्रॉफिटेबल होगा तो हम फिर आगे के लिए भी वही प्लानिंग करेंगे कि यार यदि हमने यहाँ पे पैसा लगाया और हमको उससे फायदा है, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम यही चाहेंगे ना कि यार फ्यूचर में भी हम वहीं पर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, है ना, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। ऑन द अदर हैंड, यदि हम कहीं से पैसा ले रहे हैं, दैट इज सोर्स, जहां से हम पैसा लेते हैं वो सोर्स हो रहा है, वो दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। तो वो जो सोर्स है यदि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कॉस्टली नहीं है ज्यादा, है ना। देखो जब भी आप फंड अरेंज करते हो कॉस्ट लगती है, उसको हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कहते हैं। तो यदि पैसा ज्यादा नहीं लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, और उस पर यदि मुझे बहुत इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बहुत ब्याज देना पड़ रहा है, तो भाई मैं दोबारा फिर बैंक से लोन कभी नहीं लेना प्रेफर करूंगी। लेकिन यदि हाँ मुझे कम रेट में अगर लोन मिल रहा होगा तो मैं जरूर प्रेफर करूंगी, और अगली बार भी वहीं से लोन लेने का प्लान करूंगी कि यार अगली बार जब भी बिजनेस में जरूरत आएगी तो मैं वहीं से लोन लेने वाली हूँ। ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ प्लानिंग बिजनेस यूज टू डू। ठीक है। तो जहां से भी आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, आप बेस्ट जगह से लोगे प्लानिंग करके, है ना। तो एक बार आपको सोर्स पता लग गया और आपको एप्लीकेशन पता लग गया कि भैया पैसा आ कहाँ से रहा है और जाता कहाँ पे है, ये यदि पता लग गया और यदि दोनों चीजें इफेक्टिव है, तो फिर आप फ्यूचर में भी उसी हिसाब से प्लानिंग करोगे कि भाई जहां से हम पैसा ले रहे हैं वहां से ले, कि कहीं दूसरी जगह से लें, दूसरे सोर्स से पैसा अरेंज करें, या जहां हम पैसा अप्लाई कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लो, क्या वहां सही है इन्वेस्ट करना या हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करें। तो दैट काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ प्लानिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल है, अपनी लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते हो, बहुत कॉमन चीज है। अब आइए तीसरी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम लोग, हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। अब ये लिक्विडिटी सॉल्वेंसी तो पूछना मत कि मैडम इसका मीनिंग बता दो, क्योंकि भाई साहब पिछले चैप्टर अकाउंटिंग रेशोज में मैंने आपको बहुत अच्छे से हमने पढ़े भी है लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है। ये बिजनेस की लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी उसको बताता है कि बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, सेटल करने के लिए एबल है या नहीं है। ठीक है। सो सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स लाइबिलिटी ऑन टाइम। तो बेसिकली ये सॉल्वेंसी बताएगा कि कैश फ्लो बताएगा कि बिजनेस की सॉल्वेंसी है या नहीं, मतलब बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को टाइम से सेटल कर पाता है कि नहीं, इतनी एबिलिटी है कि नहीं कि वो अपनी लाइबिलिटीज को टाइमली सेटल कर पाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हैव टू असेस लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी मतलब बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, कैश कितना है, बैंक कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें जिससे कंपनी या बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करता है, सेटल करता है विद द हेल्प ऑफ एसेट्स, करेंट एसेट्स स्पेशली। और यदि वो सॉल्वेंसी देख रहे हो मतलब वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे कर रहा है यानी, और लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को टाइमली सेटल कर पा रहा है या नहीं। राइट, ये हम चेक करते हैं इस रेशोज में जब हम रेशो निकालते थे। तो यहाँ पे जब आप कैश फ्लो बनाओगे ना, तो कैश फ्लो में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई कैश इतना आ रहा है, इतना जा रहा है। तो इससे समझ में आ जाएगा कि यदि कैश की अच्छी पोजीशन है बिजनेस की, देन कंपनी की सॉल्वेंसी भी अच्छी होगी, लिक्विडिटी भी अच्छी होगी। क्योंकि यदि कंपनी में अच्छा खासा पैसा आ रहा होगा और जा रहा होगा, दैट मीन्स कंपनी अपनी लायबिलिटीज को भी पे ऑफ करने के केपेबल है। राइट, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। देखो जिस स्टेटमेंट में, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो गाइस ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपको पूरी कैश की पोजीशन बता देता है। क्या बताता है? कैश पोजीशन। और जहां आपको कैश की पोजीशन पता लग जाएगी कि भाई कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे ना। आपको लग रहा है कि यार यहाँ इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कैश, ये बेनिफिट नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो आप वहां नहीं करोगे, आप उसको कहीं और करोगे। तो लाइकवाइज हम यहाँ पर कैश का मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सरप्लस और डेफिशिएट ऑफ कैश,
है ना। कैश फ्लो से आपको पता लग जाएगा कि कितना हमारे पास कैश एक्सेस में है या कहीं ऐसा तो नहीं डेफिसिट में चला गया कि हमने कैश आया तो कम बल्कि गया ज्यादा। ऐसा देखो, सरप्लस है मतलब कैश आया आपके पास ज्यादा, गया कम है तो सरप्लस है। डेफिसिट मतलब आपके पास आया कम और गया ज्यादा है, तो ये तो लॉस की कंडीशन हो गई, ठीक है। नाउ an enterprise therefore can decide about the short term investment of the surplus। तो यदि सरप्लस है, आपने जैसे कि कैश फ्लो बनाया, आपको कैश पोजीशन पता लग गई, आपने बोला मैम सरप्लस है। सरप्लस है मतलब आपके पास एक्सेस में है कैश। एक्सेस कैश कब होता है? जब आपके पास इनफ्लो ज्यादा होता है, कैश आपकी कंपनी में आया ज्यादा है और आपकी कंपनी से बाहर गया है वो कम गया है, दैट इज आउटफ्लो जो है कम है, दैट इज वो एक्सेस कैश है जिसको हम सरप्लस कहते हैं। तो यदि सरप्लस है, बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है, तो यदि ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करोगे कि यार इस सरप्लस को हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, है ना। इस सरप्लस को हम शॉर्ट टर्म के लिए कहा, क्योंकि यार देखो बिजनेस में पैसा रख के नहीं रखते, कोई भी नहीं रख के रखेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा ताकि कल को डबल हो जाए, राइट। तो वही हम सोचेंगे कि यदि सरप्लस है तो कहाँ इन्वेस्ट करें। एंड कैन अरेंज द शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन केस ऑफ डेफिसिट। अब यदि मान लो इससे उल्टा हो जाए कि भाई साहब मैं कह रही हूँ कि जो इनफ्लो है वो ज्यादा हो जाए, सॉरी इनफ्लो जो है वो कम हो जाए और जो आउटफ्लो है वो ज्यादा हो जाए, ऐसा हो जाए कि ये पैसा आया तो नहीं लेकिन गया ज्यादा है, दैट मीन्स डेफिशिट। डेफिशिट मतलब आपके पास जो कैश है वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, मतलब बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आया ही नहीं इतना। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए आया और आपने 100 खर्च कर दिया, तो वो 50 और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो वो डेफिशिट है। तो यदि डेफिशिट है, पैसा है ही नहीं, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको कहाँ से अरेंज करें, पैसा कैश हम कहाँ से अरेंज करके लेकर आए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट से लाएं, कैसे लाएं, वो चीजें आप डिसाइड करोगे, जिसको हम बोल रहे हैं कैश मैनेजमेंट। कब होगा? जब कैश फ्लो होगा, और कैश फ्लो में आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कैश सरप्लस में है या कैश डेफिशिट में, कमी है, पैसा पर्याप्त नहीं है। तो यदि सरप्लस में होगा तो आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचोगे, और यदि कमी होगी, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, सफिशिएंट कैश नहीं है, तो आप ये सोचोगे ना कि कहाँ से उसको लेकर आया जाए, कहाँ से अरेंज करा जाए। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये कैश का मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर? ये कब होगा? जब कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, और इस स्टेटमेंट में जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी आप ये काम कर पाओगे। क्लियर? सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ फटाफट से गाइज लाइक और शेयर कर दो। डन। आइए फिर फोर्थ हो गया है, नाउ फिफ्थ देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी टू। इट इज वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन सी एक इंपॉर्टेंस है कि बेटा हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। कैश फ्लो हर साल बनता है, कैश फ्लो, बिकॉज कैश फ्लो इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बन रहे हैं। तो कैश फ्लो में भी आप हर साल बना रहे हो, आप हर साल का कैश फ्लो को कंपेयर करो, चेक करो कि पिछले साल इतना कैश फ्लो हुआ था, इस बार कम हुआ क्या, पिछले साल ज्यादा इनफ्लो हुआ था, इस बार कम इनफ्लो हुआ क्या, लाइक वाइज। इवन यू कैन कंपेयर इट विथ योर कॉम्पिटिटर्स। आप दूसरी कंपनी के कैश फ्लो और अपने कंपनी के कैश फ्लो को भी कंपेयर कर सकते हो, राइट। अ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कैश फ्लो विद द बजटेड कैश फ्लो ऑफ द ईयर शोज द एक्सटेंट टू विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर जनरेटेड, that is source and applied used as per the plan। तो पहला मैंने कंपैरिजन 3 तरीके से हो सकते हैं बेसिकली। एक तो आप अपने इस साल के कैश फ्लो को पिछले साल के कैश फ्लो से भी चेक कर लो कि यार इस साल हमने ज्यादा कमाया कि पिछले साल ज्यादा था, ये दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन। दूसरा, अपने कैश फ्लो को दूसरी कंपनी के कैश फ्लो से कर लो। और तीसरा कंपैरिजन व्हाट यू कैन डू कि हम हमेशा ना कैश को लेकर के प्लानिंग तो करते ही हैं भाई साहब, क्योंकि कैश है ही इतनी खूबसूरत चीज कि भाई सबको ही पसंद है, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है कि नहीं। तो कैश के लिए हम बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करते हैं, और हर एक कंपनी करती है ना। तो कैश को लेकर के होती है भाई साहब प्लानिंग, है ना। अब प्लानिंग की कि यार इतना कैश हमको यहाँ से लेके आना है, मतलब सोर्स। प्लानिंग भी किससे रिलेटेड कर रहे हैं हम? सोर्स एज वेल एज एप्लीकेशन, कि भैया पैसा आ तो गया, अब इसको कहीं लगाना तो पड़ेगा, रख के थोड़ी ना रखेंगे, है ना। तो पहले आपने सोर्स डिसाइड करा, प्लान करा कि पैसा यहाँ से लाएंगे और पैसा यहाँ को लगाएंगे, है ना। पैसा यहाँ से लाके यहाँ पर हम लगाने वाले, मतलब कैश को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं कि सोर्स क्या रखें,
कहाँ से पैसा लाएं और उसका एप्लीकेशन कहाँ करें। तो दिस काइंड ऑफ प्लानिंग एवरी बिजनेस यूज्ड टू डू। अब जब प्लानिंग हो गई, सब हो गया, और आपने एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका कैश फ्लो बनाया, तो आप उसमें चेक करोगे। क्या चेक करोगे? यू आर गोइंग टू कंपेयर द एक्चुअल कैश फ्लो। ये जो है हमारा एक्चुअल है। आप अपने एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल में चीजें हुई हैं, एक्चुअल में जो सोर्स हुए हैं कैश इनफ्लो के, एक्चुअल में जहां पर अप्लाई किया है आपने, या जो कैश आउटफ्लो हुआ है, वो एक्चुअल को यू आर गोइंग टू कंपेयर विद योर प्लान्ड कैश फ्लो। ठीक है, आपने जो प्लानिंग करी थी, जो प्लान आपने बनाया था कैश फ्लो को लेकर, उसमें आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। तो इन दो चीजों में, एक्चुअल कैश फ्लो एज वेल एज जो आपने प्लानिंग की थी, जो प्लान्ड आपका कैश फ्लो था, उसमें आप कंपैरिजन करोगे और देखोगे कि भैया सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक तो है, कुछ यदि ऊपर नीचे कम ज्यादा है, सो थिंग्स आप क्या करोगे? उस टाइम पर चेंज करोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि यार इस सोर्स से लाना था, यहाँ पे आपको पैसा कम लग रहा है, लेकिन आपने ऐसे सोर्स से लिया है जहाँ पे आपको ज्यादा कॉस्ट लग रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था यार हम जो कैपिटल है वो शेयर होल्डर से लेंगे, पर आपने कैपिटल बैंक से ले ली, लोन ले लिया, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, राइट। वहां आपको हो सकता है इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, कैपिटल के थ्रू लेते हो तो डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है, राइट। तो यदि आपने, चलो फॉर एग्जांपल आपने पहले सोचा कि हम बैंक से लेंगे तो वहां इंटरेस्ट कम लगेगा, लेकिन आपने एंड मोमेंट पे शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, शेयर कैपिटल ले ली, तो उनको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ गया, तो ये चेंजेस आ गए, राइट। तो ये चीजें, हमने प्लान कुछ और किया था, एक्चुअल में जो चीजें, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब आपके पास कैश फ्लो होगा। विदाउट कैश फ्लो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो आप एक्चुअल जो हुआ है, एक्चुअल कैश फ्लो को क्या करोगे? एक्चुअल कैश फ्लो को यू आर गोइंग टू कंपेयर विद योर बजटेड कैश फ्लो। बजटेड मतलब जो आपने प्लान किया था, और कैश को लेकर प्लानिंग होती है तो हम उसको बजट ही कहते हैं। जब भी आप कैश को लेकर के प्लानिंग करते हो तो उसको बजट कहा जाता है, ठीक है। और आप ये देखोगे कि किस एक्सटेंट तक, कितना हम लोगों ने कैश और कैश इक्विवेलेंट को जनरेट करा, मतलब हम लेकर आए, दैट इज सोर्स, और कितना हमने उसको यूज करा या अप्लाई किया। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग, राइट। सिंपल है। अब आइए नेक्स्ट, नंबर 6, रीजंस फॉर द कैश पोजीशन, है ना। कैश की जो भी पोजीशन है, आपकी जो भी कंडीशन है, जो भी कैश की बिजनेस में पोजीशन है, उसको, उसका रीजन क्या है, वो रीजन आपका आइडेंटिफाई हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। शो द रीजन फॉर लोअर एंड हायर कैश बैलेंसेस विद द एंटरप्राइज। जब भी कैश फ्लो बनाओगे तो भाई साहब इनफ्लो ज्यादा है कि आउटफ्लो ज्यादा है, ये सब कुछ पता लग जाएगा, और कारण भी पता लग जाएगा कि कैश यदि बहुत हाई है, बहुत ज्यादा इनफ्लो है, तो क्यों है, कहाँ से ज्यादा पैसा आ रहा है भैया, कहाँ से बरस रहा है, हम भी देखेंगे। और यदि लो कैश है, कैश अवेलेबल ही नहीं, तो हम देखेंगे कि यार ऐसा क्या है कि कैश जा कहाँ रहा है, ठीक है। यदि नहीं है तो जा कहाँ रहा, और यदि ज्यादा है तो आ कहाँ से रहा इतना। तो ये चीजें आप देखोगे, रीजंस आप फाइंड आउट कर सकते हो कैश इनफ्लो के और आउटफ्लो के, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द रीजंस फॉर लोअर एंड हायर कैश बैलेंस विद द एंटरप्राइज। समटाइम एन एंटरप्राइज हैज लोअर कैश बैलेंस, ठीक है। तो कई बार कम कैश भी हो सकता है कि यार जितना चाहिए उससे कम कैश अवेलेबल है ना, इन स्पाइट ऑफ हायर प्रॉफिट, और हैज हायर कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ लोअर प्रॉफिट। तो कई बार हायर प्रॉफिट है, हाई कैश फ्लो है, कई बार लो कैश फ्लो है। सो दीज थिंग्स कैन बी पॉसिबल। तो इसके पीछे का कारण और रीजन हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। रीजन फॉर सच सिचुएशन, इसका कारण जानना है कि हाई क्यों है, लो क्यों है। तो दिस काइंड ऑफ रीजंस कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा तो आप आराम से रीजन आइडेंटिफाई कर लोगे कि कैश हमारे पास लो क्यों है या हाई कैश क्यों है। क्लियर? तो ये चीजें कब होगी, ये रीजन आप कब आइडेंटिफाई कर पाओगे, जब आपके पास क्या होगा, अच्छा खासा या बढ़िया तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गई इतनी इंपॉर्टेंस? और यदि आ गई है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से लाइक और शेयर करो फटाफट। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजंस। देखो हर एक बिजनेस में मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं,
मतलब मैनेजमेंट अपने एंड से कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते ही रहता है, तो उनको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। अब कैसे, देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनीज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको पता ही है भाई साहब कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमको कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पता लग जाएगी कि कंपनी ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा है, एज वेल एज कंपनी पैसा लेकर कहाँ से आई थी, उसको बोल रहे हैं फाइनेंसिंग। देखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक दूसरे की आप कह सकते हो अपोजिट है। अपोजिट कैसे है कि इन्वेस्टिंग मतलब पैसा कहाँ लगाया और फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहाँ से लाए। ठीक है, समझ आया? इन्वेस्टिंग मतलब पैसा कहाँ लगाया आपने और फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहाँ से लेकर आए आप, और ऑपरेटिंग तो वही प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जब आप कैश फ्लो बनाते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि कहाँ से पैसा आप लेकर आए थे, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या थी, और कहाँ पैसा लगाया था, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, गिव्स द शेयर होल्डर्स potential investor, lender and creditor information about cash flow which help them evaluate management decision. It also help in dividend decision. तो कहाँ से पैसा लिया, कहाँ को लगाया, ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, गिव्स द शेयर होल्डर और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने आपको उधार दिया वो लेंडर्स या क्रेडिटर्स, इन सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैश फ्लो की, जो उनको हेल्प करेगा मैनेजमेंट डिसीजंस लेने में। मैनेजमेंट मतलब उनको आगे हेल्प करेगा कि बिजनेस में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पैसा देना चाहिए और कि नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें, और डिविडेंड डिसीजन में हेल्पफुल रहेगा। ऑन द अदर एंड यदि हम देखें ना तो आप इसमें एक छोटी सी चीज और मार्क कर सकते हो कि हर एक बिजनेस में जो मैनेजमेंट होता है वो क्या क्या डिसाइड करता है कि भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें हम, और दूसरी चीज वो डिसाइड करता है फाइनेंसिंग कहाँ से, मतलब पैसा अरेंज कहाँ से करें। तो ये एक तरीके से बिजनेस के या मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं। अब जिस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा ना, उससे समझ में आएगा कि ये डिसीजन सही था या नहीं था, राइट, इफेक्टिव था कि नहीं था, कि बिजनेस ने जहाँ पैसा लगाया वो सही जगह लगा कि नहीं, और जहां से बिजनेस पैसा लेके आया वो सही जगह से लेके आया कि नहीं। तो ये जो मैनेजमेंट के डिसीजन है वो कितने सही और सटीक रहे, ये पता लग जाएगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो यही है इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट के द्वारा लिए हुए डिसीजंस को आप इवैल्यूएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और बाकी जो आपके यहाँ पे पार्टीज है जैसे कि इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, लेंडर, क्रेडिटर्स, इन सबको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बिजनेस के कैश फ्लो के बारे में, और उसकी हेल्प से वो डिसीजंस लेंगे, डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, और उसी हिसाब से बिजनेस का क्या डिविडेंड रहेगा, अपने शेयर्स पे बिजनेस कितना डिविडेंड दे रही है, ये सारी डिसीजंस मैनेजमेंट ले सकती है। क्लियर, समझ में आया? देन डिविडेंड डिसीजन, अगेन फिर आपका यही एक एडवांटेज है क्या, या इसकी इंपॉर्टेंस है। डिविडेंड पेबल इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो, डिविडेंड देना कंपनी के लिए क्या है, एक तरीके का खर्चा, एक्सपेंस है, जिससे पैसा जो है बाहर जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं आउटफ्लो हो रहा है कैश। आपको किसी को हिस्सा देना है बेसिकली प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में हिस्सा देना मतलब प्रॉफिट का वो बाहर जाना, कैश का आउटफ्लो होना, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन डिसाइडिंग हाउ मच डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर, दैट इज इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड। तो कैश फ्लो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कितना डिविडेंड आप डिक्लेयर करने वाले हो और कितना इंटरिम डिविडेंड रहेगा, कितना आपका फाइनल डिविडेंड रहेगा। तो अच्छा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक इंटरिम डिविडेंड और एक आपको फाइनल डिविडेंड दिख रहा होगा। इसमें क्या डिफरेंस है बताओ पहले। देखो, डिविडेंड मतलब तो पता है, डिविडेंड मतलब क्या होता है कि भाई बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है ना, ठीक है, बिजनेस जो ये प्रॉफिट कमाता है ना, ये इतना पूरा यदि बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया है तो भाई साहब बिजनेस को एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा तो नहीं मतलब अच्छा खासा ही हिस्सा देना पड़ता है प्रॉफिट का एज अ डिविडेंड। और किसको देना पड़ता है, आप सबको पता ही है, अपने शेयर होल्डर्स को, है ना। तो बिजनेस अपने ये जो पूरा उसका प्रॉफिट है, मैं यहां लिख देती हूं, तो ये बिजनेस का जो पूरा प्रॉफिट है इसका एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, इसका एक जो छोटा सा एक जो हिस्सा है वो एज अ डिविडेंड पे करना पड़ता है किसको, शेयर होल्डर्स को, राइट। ये तो आपको पता ही है। अब देखो
डिविडेंड पेबल इन्वॉल्व आउटफ्लो। तो आपको बताइए डिविडेंड देना मतलब क्या है कि भैया इतना पैसा था वो जा रहा है, अब आउटफ्लो हो रहा है, राइट। तो डिविडेंड देना मतलब आउटफ्लो, क्योंकि वो एक तरीके से खर्चा, एक एक्सपेंस है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ मच डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर। तो बेसिकली होता है क्या, जब आपने कैश फ्लो बनाया, आपको अपनी कैश की जब पोजीशन पता लगी है, उसके बाद ही आपको पता लगा कि भाई हमारे पास कितना अमाउंट है जो एज मतलब प्रॉफिट का कितना अमाउंट है जो हम डिविडेंड पे करेंगे, है ना। जब कैश फ्लो बनाओगे तो कैश की पोजीशन पता लगेगी और तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कैश में कितना पार्ट जो है हम डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट का डिविडेंड देंगे। अब उसमें भी देखो दो चीजें यहाँ पे, ये तो आपको कहानी पता है, दो चीजें यहाँ पे ये लिखी हैं कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, ठीक है, लेकिन वो कौन सा, एक इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम डिविडेंड, क्या होता है इंटरिम और फाइनल, जल्दी बताओ फटाफट से बताइए गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, देखो जैसे ही हुआ हमें प्रॉफिट, बिजनेस को जैसे ही प्रॉफिट होता है, बिजनेस तुरंत डिविडेंड का सोचता है कि शेयर होल्डर को कितना देना है। तो ये जो सोचा है डिविडेंड की कितना देना है, ये किसने सोचा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ, एक सेकेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो सोचा कि यार हम इतना डिविडेंड देंगे, हम इतना डिविडेंड देंगे, उन्होंने बोला कि हम इतना डिविडेंड देंगे, इन्होंने जो डिसाइड किया है उसको बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड, राइट। इट इज जस्ट लाइक एन, आप कह सकते हो एक ऑफर टाइप है। ये जो डिविडेंड है ये क्या है, ये एक ऑफर टाइप है। और ये किसके लिए एक ऑफर है, ये ऑफर है एक शेयर होल्डर के लिए, ये ऑफर शेयर होल्डर के लिए। नाउ इट डिपेंड्स ऑन शेयर होल्डर वेदर दे एक्सेप्ट और दे वांट टू चेंज दिस ऑफर, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, कि इन्होंने ऑफर करा कि यार हम इतना आपको डिविडेंड देंगे। अब शेयर होल्डर दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि यार इतना डिविडेंड सही है। यदि सही है तो फिर शेयर होल्डर क्या करेंगे, इसको अप्रूव कर देंगे, अप्रूव कर देंगे और कह देंगे भाई ठीक है इतना ही डिविडेंड है, ओके, आप इतना प्रॉफिट बिजनेस में ही रखो, रिजर्व करके रखो, ये वाला प्रॉफिट जो है इसको आप रिजर्व करके रखो और आप इसको कहीं ना कहीं जाके अच्छी जगह भैया इन्वेस्ट कर देना, है ना, अच्छी जगह जाके इन्वेस्ट कर देना। समझ आई कहानी, ठीक है। लेकिन हाँ, तो अब जब इनने अप्रूव कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्होंने एक ऑफर में दिया जिसको हम कह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड। ओके, जब इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि ठीक है हमको इतना डिविडेंड दे दो, और जब कंपनी ने उनको पे कर दिया वो डिविडेंड, तो वो कहलाता है फाइनल डिविडेंड। क्या कहलाएगा, फाइनल डिविडेंड। जब अप्रूव हो जाएगा तो वो फाइनल डिविडेंड उनको मिल जाएगा। अब ये तो पहला केस था। दूसरा ये केस भी हो सकता है कि भाई प्रॉफिट का जो हिस्सा एज अ डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर को देना चाह रहे हैं, उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। वो देना चाह रहे हैं इतना कि यार हम आप प्रॉफिट में से इतना रखो, हम इतना आपको डिविडेंड दे रहे हैं, इतना हम रिजर्व करके रखेंगे ताकि हम फ्यूचर में भी कहीं इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। अब यदि शेयर होल्डर को पता है कि यार बिजनेस के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस के पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जहां पे बिजनेस पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, तो ये कम डिविडेंड में भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि ज्यादातर जो है वो रिजर्व होके रखा है और ताकि जो ज्यादातर अमाउंट है वो बिजनेस में कहीं पर इन्वेस्ट हो और बिजनेस को प्रॉफिट हो, क्योंकि जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो भैया इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर को। लेकिन यदि मान लो शेयर होल्डर को पता है कि यार बिजनेस के पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई ज्यादा प्रोजेक्ट है नहीं, बिजनेस के पास ज्यादा कुछ है नहीं, इससे बेटर फिर ये लोग क्या करेंगे कि जो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनको ऑफर करा है, शेयर होल्डर अपना दिमाग लगाने के बाद यदि इस ऑफर को अप्रूव नहीं करते, यदि इस ऑफर को अप्रूव नहीं करते, बोलते कि नहीं भैया हमें इतना नहीं चाहिए, तो फिर वो चाहें तो इससे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। उनके पास है इतना राइट कि वो इस डिविडेंड को या तो बोले कि यार एक काम करो थोड़ा और कम करो, आप बिजनेस का जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करना प्रॉफिट को, और नहीं तो वो ये भी बोल सकते कि नहीं थोड़ा और ज्यादा करो, हमें डिविडेंड ज्यादा दो, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा कहीं खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप हमें डिविडेंड जो है वो ज्यादा दे दीजिए।
क्लियर, समझ में आया। तो ये जो है शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड उनको ऑफर किया है उसको वो अप्रूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो वो डिविडेंड जो शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया और शेयर होल्डर को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड और वो डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को ऑफर करा है उसको कहते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। समझ आ गया, क्लियर है। हालांकि ये सब इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। क्लियर, तो ये सारी चीजें बिजनेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि भाई साहब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई मन से ही थोड़ी ना बोल देंगे कि हम इतना डिविडेंड देंगे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपने कैश की पोजीशन को देखेंगे एंड देन उसके आधार पर ये बताएंगे कि इंटरिम डिविडेंड कितना देना चाहिए, और फिर ये भी दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे एंड देन उसको फाइनल डिविडेंड कर देंगे। समझ आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका अगला इंपॉर्टेंस है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए। फैसिलिटेट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन? बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, जल्दी बताओ कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। देखो, इट फैसिलिटेट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैपिटल बजटिंग मतलब हम कैपिटल को कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। बिजनेस में कैपिटल है, दैट इज ओके, पर उसको आप कहां इन्वेस्ट करोगे भाई साहब, कहां आप उस कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे, वो चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं अपने कैश फ्लो में। आप कैश फ्लो की पोजीशन को देखोगे एंड देन देख के आपको पता लगेगा कि बिजनेस में कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले सकते हो, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, कि बिजनेस में कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कैपिटल है उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये चीजें आप डिसाइड कर सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट से। क्लियर? तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंस थी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्लियर हुई? आप इसको, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम में आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, राइट। तो चलिए लाइक और शेयर करो। अब हम लोग इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डन, लाइक और शेयर कर दिया। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ लिमिटेशंस की। क्लियर? चलिए तो आ जाइए, लिमिटेशंस हम लोग देखते हैं। सो द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर, सबसे पहला तो भाई यही लिमिटेशन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम केवल कैश को ले रहे हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस या वही इनफ्लो और आउटफ्लो जो कैश में हो रहा है, उसके अलावा नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, उन ट्रांजैक्शंस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं शो करते। कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन हम शो कर सकते हैं जो कैश में हो रहे हैं, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो ओनली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, केवल ये सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो आपको कैश का ही शो करेगा। इट डज नॉट शो नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कि परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ कैश और डिबेंचर टू वेंडर या इशू ऑफ बोनस शेयर। ये ऐसे ट्रांजैक्शन हैं आपके जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता। अब जैसे कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी, तो यदि बिल्डिंग खरीदते बदले में कैश देते तो उसको हम कैश फ्लो में लिख देते, क्योंकि बदले में कैश दिया आपने, कैश आउटफ्लो हुआ। लेकिन आपने बिल्डिंग ले ली लेकिन बदले में कैश नहीं दिया, बदले में आपने उनको शेयर दे दिए या डिबेंचर दे दिए। पढ़ा है हमने शेयर डिबेंचर में, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यदि बेटा ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने बिजनेस में कुछ लिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है जो आपने परचेज करी है, पर उसके बदले में आपने उसको कैश नहीं पे करा, वेंडर को या जिसने आपको, जो भी आपका सामने वाली पार्टी है, उसको आपने बदले में कैश नहीं दिया, बदले में आपने उसको अपने शेयर दे दिए, डिबेंचर दे दिए। तो क्या यहाँ कैश इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ ना। आपको बिल्डिंग मिली, आपने बदले में शेयर दे दिए, कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। तो बेटा ऐसे ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होते। नाम ही बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जो कैश में हो रहे हैं, या तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ना जिसमें ना तो कैश आ रहा होगा ना कैश जा रहा होगा, तो उन ट्रांजैक्शंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नहीं लिखते। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है। क्लियर? राइट। नेक्स्ट आइए, हिस्टोरिकल इन नेचर। सो इट इज प्रिपेयर from the statement of P&L, that is income statement and the balance sheet, thus it is historical in nature। बेटा ये जो कैश फ्लो होता है ना, हम ये कहाँ से देख के बनाते हैं? अपने
स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और अपनी बैलेंस शीट से बनाते हैं। और ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तो होते हैं आपके जो ईयर आपका एंड हो गया ना उसका होता है, लास्ट ईयर का, ना ये बिल्कुल प्रेजेंट का है आपका, ना ये आने वाले फ्यूचर का होता है। बैलेंस शीट और आपका पीएनएल जो साल आपका बीत गया उस साल का आप बनाते हो, और फिर उस साल के बेसिस पे आप कैश फ्लो बनाते हो। तो भैया आप एक ऐसा कैश फ्लो बना रहे हो और ऐसे स्टेटमेंट से देख के बना रहे हो जो स्टेटमेंट आपके बीते हुए वर्ष के हैं, और जो चीजें बीते हुए वर्ष की उनकी इंफॉर्मेशन भी बीती हुई है, और मतलब वो जो इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल हो चुकी है, पुरानी है, बीते हुए वर्ष की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैश फ्लो बन रहा है। दैट इज वाई जो इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल है नेचर में, राइट? समझ आया? सिंपल है, राइट? चलो आगे बढ़े, अगली लिमिटेशन देखो, सेकंड अपनी हो गई है। थर्ड है हमारे पास असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। तो बेटा लिक्विडिटी जो है ना वो केवल कैश फ्लो से नहीं समझ में आती है। हालांकि हमने एडवांटेज में अभी मतलब इंपॉर्टेंस में क्या पढ़ा था कि कैश फ्लो से आपको लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पता लग जाती है, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो पूरी तरीके से सिर्फ कैश फ्लो पर डिपेंड नहीं, बल्कि अदर और भी चीजें हैं जिन पर लिक्विडिटी डिपेंड करती है। नाउ क्या लिखा है देखो, लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोन। केवल कैश फ्लो से आप लिक्विडिटी नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि लिक्विडिटी जो है ना वो दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि करेंट एसेट्स कितने हैं एज वेल एज करेंट लायबिलिटीज कितनी है, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब ही ये होता है कि बिजनेस अपनी करेंट लायबिलिटी को अपने करेंट एसेट्स से पे कर सकता है कि नहीं कर सकता, एबिलिटी है कि नहीं कि वो सेटल कर पाए, राइट? तो बेटा जो लिक्विडिटी है वो केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के नहीं बता सकते कि इतना कैश आ रहा है, इतना जा रहा है, इतना इनफ्लो, इतना आउटफ्लो, तो उससे लिक्विडिटी है, नहीं। लिक्विडिटी दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड होती है, जैसे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जिसकी इंफॉर्मेशन कैश फ्लो में नहीं है, जिसकी कोई इंफॉर्मेशन कैश फ्लो में नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ कैश फ्लो देख के, इनफ्लो और आउटफ्लो कैश देख के आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ बिजनेस में बहुत लिक्विडिटी है, क्योंकि उसके लिए आपको उसके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी पता करने पड़ेंगे जो कैश फ्लो में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स। तो ये आपको पता है हम लोग कैश फ्लो में केवल कैश और कैश इक्विवेलेंट शो करते हैं, तो ये तो केवल कैश करंट एसेट का एक पार्ट है बस, क्योंकि करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आते ही हैं, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो आपके करंट एसेट में आती हैं। समझ रहे हो ये वाला आप मीनिंग इसका समझ में आ रहा है? देखो एक बार और समझो इसको। बिजनेस की यदि आपको लिक्विडिटी चेक करनी है तो इसके लिए आपको करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी भी चाहिए, और यदि आप बोल रहे हो कि हम कैश फ्लो के माध्यम से लिक्विडिटी बता रहे हैं, तो कैश फ्लो में तो आपके पास केवल क्या होती है, कैश की इंफॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा कैश इक्विवेलेंट की इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और आपको पता है कि ये जो करंट एसेट है इसमें ये दो चीजें तो होती हैं, इसके अलावा भी अदर चीजें होती हैं, अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। समझ रहे हो आप? तो लिक्विडिटी बताने के लिए आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी चाहिए, और आप बोलो कि करंट एसेट में सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट आ जाए, तो नहीं, ये आता है लेकिन इसके अलावा भी अदर थिंग्स भी होती हैं, ठीक है? तो लिक्विडिटी आप बता रहे हो लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज के बेसिस पे तो ये कहीं ना कहीं उतना सटीक नहीं है, क्योंकि अदर चीजें भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसके बेसिस पे फिर आप बढ़िया और परफेक्ट तरीके से लिक्विडिटी बता सकते हो, राइट? तो ओनली जस्ट आफ्टर लुकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि आप लिक्विडिटी बता रहे हो तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि वो तो बस करंट एसेट का एक छोटा सा पार्ट है, करंट एसेट्स में और भी बहुत चीजें होती हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया भाई साहब सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट? तो ये अपन ने कौन सा कर लिया? नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ आई है एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। किस पे डिपेंड करती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम फेयर और ट्रू बने होंगे, एकदम एक्यूरेट बने होंगे। मैंने क्या बोला? कैश फ्लो कैसे बनता है? कैश फ्लो हम कैसे बनाते हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने जो आपने बनाया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनसे आप कैश फ्लो बना रहे हो, है ना? तो ये काय पे डिपेंड करेगा कैश फ्लो कि सही है कि नहीं है? ये डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगे और आपने उनसे देख के ही कैश फ्लो बनाया है, उनको देखकर ही आपने उसको प्रिपेयर किया है, यदि वो सही तो कैश फ्लो सही, और यदि उनमें गड़बड़ है
डेफिनेटली कैश फ्लो में भी गड़बड़ हो जाएगी, एक्यूरेट नहीं बनेंगे। तो वही लिखा है कि इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके इनकरेक्टली बने हैं देन डेफिनेटली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, कैश फ्लो हम कहाँ से बनाते हैं? देखो बैलेंस शीट से बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से बनाते हैं, और यदि वही गलत तो ये भी गलत। तो इनकी एक्यूरेसी इन पे खुद पे डिपेंड नहीं होती। कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो का सही होना सिर्फ कैश फ्लो पर डिपेंड नहीं करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर वो गलत तो ये भी इनकरेक्ट। क्लियर? राइट। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं जो हमने डिस्कस की है, इंपॉर्टेंस डिस्कस की, लिमिटेशन। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको पढ़ने से होता क्या है कि थोड़ी सी आपको माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी कैश फ्लो को लेकर के कि क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशन है। इज इट क्लियर? तो यदि समझ में आया, सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना फटाफट से। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक और शेयर कर दो फटाफट, जल्दी से, ठीक है। सो इट इज डन फॉर टुडे। आई थिंक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो आपको अब लाइक शेयर करना है। बाकी हाँ, और टॉपिक से आगे हम पढ़ेंगे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली देखेंगे एंड देन धीरे धीरे करके 3 एक्टिविटीज हैं, तीनों को एक एक करके देखेंगे, सभी के क्वेश्चंस करेंगे एंड सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के सवाल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में गाइस इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगला टॉपिक लेकर आएंगे जिसे हम डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, और वो भी हमारे चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स पर। आप जाकर सर्च करिए चैनल को यूट्यूब पर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। इवन मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो गाइज उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको जाकर सिर्फ चेक करना है और आप आराम से अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो। एंड इफ यू आर यूजिंग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बना सकते हैं। तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल आज के सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज के लिए इतना ही है, लाइक और शेयर सभी को करना है। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।